10th class. Next chapter is pair of linear equations in two variables. This is very important chapter because one 4-mark question will definitely come from this chapter. Now, pair of linear equations in two variables. We have already studied linear equations in two variables in class 9th. Linear equation in two variables. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास 1 होती है, और इस इक्वेशन में दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स होते हैं. तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? यानी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना चाहें तो वो इस तरीके की होती है: ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट एंड c इज सम कांस्टेंट. सबको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और राइट साइड में 0 रखते हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसका एग्जांपल देख लीजिए: 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे a हो गया हमारे पास 2, b है 3 और c है 8 इक्वल्स टू 0. 9th क्लास में हमने इस तरीके के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ बनाए थे, इफ यू रिमेंबर. तो ग्राफ बनाने के लिए हम इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करते थे, और मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट आपको 3 सॉल्यूशंस तो फाइंड करने ही करने हैं. सॉल्यूशंस क्या? वो वैल्यूज हम एक को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते थे, या इस तरीके से हम बॉक्स बना के सॉल्यूशंस फाइंड करते थे. यहाँ पे सपोज मैंने y को इंडिपेंडेंट मान लिया था, ठीक है. तो y को मैं y की वैल्यू कुछ भी मैं रखती थी. y की वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पे 0 रखी, फिर आप सॉल्व करके देखते थे कि इससे अगर y की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी. तो x की वैल्यू आती थी -4. सपोज यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि लेट y इक्वल्स टू 0 है. तो इस इक्वेशन में y की जगह पे 0 रखने पे x की क्या वैल्यू आती है? यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -4, तो हम यहाँ लिख देते थे -4. ऐसे ही y की वैल्यू 1 रखने पे -11/2, y की वैल्यू 2 रखने पे -7. इस तरीके से इसके हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते थे. तो कोई अगर हमसे पूछे कि अगर सिंगल 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. ये यहाँ तक हमने 9th क्लास में किया है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड करना और उसका फिर ग्राफ प्लॉट करना. इन 3 पॉइंट से हम ग्राफ प्लॉट करते थे, ठीक है. अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस होंगे और हमें उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे. पेयर का मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस होगी. तो यहाँ पे हमारे पास सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस ली हैं. एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 और एक ली है x माइनस 4y इक्वल्स टू -25. ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं. अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई हैं, बट ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये x a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 1 है और c यहाँ पे इधर जाके -40 है. a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -4 है और c यहाँ जाके +25 है. अगर सपोज मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये कैसे लिखा जाएगा? x प्लस वाई -40 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल्स टू 0. ये अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. फिर अब सेम उसी तरीके से जैसे 9th क्लास में हमने सॉल्यूशंस फाइंड किए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, वैसे ही हम यहाँ पे एक एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. 3 सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं, ठीक है. तो यहाँ पे एक्स वाई का मैंने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है, इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है. अब बात आती है कि इसके सॉल्यूशंस हमें सॉल्व करके बताने हैं या नहीं, तो वो आपकी मर्जी है. डायरेक्टली आप इस तरीके से बॉक्स तो दिखाना ही दिखाना है, ये बॉक्स तो शो करना ही है पेपर में. साथ में इसके सॉल्यूशन आप शो करना चाहो तो कर दो, बिकॉज शो कर देना, क्योंकि कभी कभी प्लस माइनस की मिस्टेक होती है. तो अगर प्लस माइनस की ही मिस्टेक होगी तो हाफ मार्क्स मिल जाता है. तो सॉल्यूशंस भी दिखा देना साथ में. अब सपोज हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है. इस तरीके से मैंने एक ग्राफ के लिए बनाया हुआ है. तो जो पहली तो यहाँ पे हमारे पास कितनी लाइंस बनेंगी? 2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी.
एक तो इसका ग्राफ बनेगा, इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस इक्वेशन की, एक सेकेंड वाले इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनेगी। नाउ सपोज हम फर्स्ट वाले की बनाते हैं। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 20, 20। तो इस तरीके से ग्राफ में हम देखें तो 20, 20 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं ज़रूर। फिर है 40, 0, तो 40 और 0 कहीं नहीं जाएगा, तो 40, 0। फिर है 0, 40, तो 0, 40 यहाँ आ जाएगा कहीं, 0, 40। अब हम इनको कर देंगे ज्वाइन। मेरे ये डिस्टेंसेस आगे पीछे हो सकते हैं, तो लेकिन आपके जो ग्राफ पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यूज आएंगी, ठीक है, इस तरीके से। और लिखने के बाद हमें साइड में इस इक्वेशन को भी लिखना है, x + y = 40। इसका ये ग्राफ है, इसका ये लाइन है। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं, 15, 10, 15, 10। फिर है 55, 20, 55, 20 यहाँ कहीं जाएगा, ये आउट ऑफ पेपर जा रहा है तो यहीं कहीं जाएगा, देख लेंगे हम, ठीक है। फिर 35, 15, 35, 15 यहाँ कहीं, 35, 15। तो इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और इस इक्वेशन को भी हम साइड में लिख देंगे, x - 4y = -25 का ग्राफ है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा या कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आता है, और वो सॉल्यूशन वो होता है जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देख लें तो 25, 15 के अराउंड जा रही है। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे 25, 15, यानी ये जो 25, 15 है ये दोनों ही इक्वेशंस को हमारे को वेरीफाई करेगा। तो सॉल्यूशन, तो अगर हमें सिंगल लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स दे रखा है तो उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा मैक्सिमम, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद देख लीजिए ये जो पेयर ऑफ, तो अभी अगर आपसे अभी तक हमने जो देखा वो ये सीखा कि ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, इसमें अगर हमें सॉल्व करने के लिए आती हैं 2 इक्वेशंस तो हमने उनकी ग्राफ बनाए और उन 2 इक्वेशंस के 2 लाइंस बनेंगी ग्राफ में, और वो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब ये जो है ये जो लाइंस बनती हैं, ये जो ग्राफ बनते हैं, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम, वो भी पेपर में पूछी जाती है। पहला है इनकंसिस्टेंट पेयर है या फिर इनकंसिस्टेंसी, एक ही बात है, ठीक है। हमसे बोला जाएगा बताइए ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो 2 इक्वेशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। अब ये इनकंसिस्टेंट और इस कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को बिल्कुल टच ही नहीं करती, ठीक है। जैसे सपोज अगर लाइंस जो हैं हमारी जो 2 इक्वेशंस हैं उनकी लाइंस जो हैं वो पैरेलल आती हैं, इस तरीके से आती हैं पैरेलल लाइंस, तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी कहीं पे भी। तो इस तरीके की जो लाइंस होती हैं या इस तरीके की जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, इफ़ अ पेयर हैज़ नो सॉल्यूशन, इनका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि जब कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जितने पॉइंट्स पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं होगा क्योंकि कहीं भी वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही, और लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी को शो करता है। कंसिस्टेंट कब होगा, अगर वो कम से कम एक पॉइंट पे भी टच कर ले, ठीक है। यानी कि या तो इस तरीके से जैसे भी हमने ग्राफ बनाया था, एक पॉइंट पे भी अगर टच कर लेती है, या फिर दोनों लाइंस एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर लें,
यानी एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट हो जाए, सारे ही पॉइंट्स कॉमन आ जाए या एक ही पॉइंट कॉमन आ जाए, दो ही केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में हमारी जो पेयर होता है वो कंसिस्टेंट होता है या फिर कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि या तो आइदर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक यानी कि वन सॉल्यूशन हो उसका एटलीस्ट, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए ना, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए, क्योंकि वो पूरे के सारे ही पॉइंट्स पे एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। यानी कि लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मीन्स एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। इन दोनों ही केसेस में हमारी जो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए ये एक और चीज़, जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाली लाइंस होती हैं या जो पेयर होता है उसको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन कम्प्लीटली दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसको पूरा ओवरलैप कर रही है। तो डिपेंडेंट जो होता है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का में बोला जाता है। इसके बाद इस तरीके से एक टेबल बना हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी बना हुआ है। ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये टेबल क्या है? ये टेबल ये है कि जो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, एक ही सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन है, ये बिना ग्राफ बनाए, कि या तो हम ग्राफ बना के बताएं, ग्राफ बनाएं तो ग्राफ अगर ऐसा आ रहा है मीन्स पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है, ऐसा आ रहा है तो यूनिक है, कंसिस्टेंट है, ऐसा आ रहा है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है, ठीक है। या तो बिना ग्राफ बनाए भी सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज को कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ये कैसी हैं। जैसे यहाँ पे तीन केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे सपोज पहली इक्वेशन आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, सेकेंड वाली ये है, ठीक है, a2 b2 c2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट c1। एक चीज़ और, जब भी आप रेशियो को कंपेयर करेंगे और ये बताएंगे तो आपकी जो इक्वेशंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है अपनी इक्वेशंस को, इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कीप इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये राइट साइड में 0 और सारे के सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में। अगर हम a1/a2 को b1/b2 से कंपेयर करते हैं, यानी x के कोफिशिएंट्स को y के कोफिशिएंट के रेशियो के से कंपेयर करते हैं, अगर a1/a2 इक्वल नहीं आता b1/b2 के, तो हमारी जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इस तरीके से एक ही पॉइंट पे कट कर रही होंगी। और सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक यानी कि वन सॉल्यूशन होगा। और कंसिस्टेंसी क्या होगी? कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि वो एक पॉइंट पर तो टच कर रही हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाता है तो हम c1/c2 फाइंड करते हैं। अगर तो c1/c2 बाकियों के भी इक्वल है, इक्वल नहीं, अगर तो इक्वल नहीं आता, यानी कि हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, वो कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, यानी नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। अगर c1/c2 a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, अगर ये तीनों ही इक्वल हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इसके कंसिस्टेंट होगी, डिपेंडेंट भी होगी और कोइंसिडेंट लाइंस ये बनेंगी। ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, इसी पे बेस्ड आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, अब हमें सपोज अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और हमें उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमें उनका ग्राफ बनाना होगा। और ग्राफ बना के हम देखेंगे जिन जिन पॉइंट्स पे, मतलब जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी वो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ग्राफ बनाने के अलावा, यानी ग्राफिकल मेथड के अलावा एल्जेब्रिक मेथड भी हमारे पास होता है, यानी ग्राफ बनाने के बजाय हम एल्जेब्रिकली भी सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो एल्जेब्रिक मेथड है इसमें भी 3 मेथड्स होते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास टोटल
4 मेथड्स हो गए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ग्राफिकल मेथड, substitution method, elimination method और cross multiplication. So we have 4 methods to find the solutions of pair of linear equations in 2 variables. Clear? अभी पेपर में ग्राफिकल अगर आता है तब तो वो बता देंगे क्लियरली कि आप बाय प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है, तो ग्राफ तो हमारा 4 मार्क्स का आ जाएगा. अगर तो ग्राफिकल आएगा तो पेपर में मेंशन्ड होगा. अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है कि ग्राफिकल बनाओ, कि एलिमिनेशन यूज करो, कि सब्स्टिट्यूशन यूज करो, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करो, तो आप इन 4 में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप 4 मेथड्स हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस हो गए आपके पास इस 4 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, और ये आएगा ही 4 नंबर में. ठीक है, फिलहाल. तो उसके बाद अब देखो ग्राफिकल मेथड तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो हम इसको अवॉइड ही करते हैं जब तक कि पेपर में मेंशन ना हो कि ग्राफिकल मेथड से करना है. उसके अलावा हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में से कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हैं. तीनों ही बहुत ईजी हैं, जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा. एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों ही ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड हैं, तो आज हम 3.1 और 3.2 तक ही करेंगे ग्राफिकल मेथड पे. अच्छा, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी. अगर वैसे तो सिंपल इक्वेशंस भी आपको डायरेक्टली दी जा सकती हैं सॉल्व करने के लिए, बेसिक में तो सिंपल इक्वेशंस दी जा सकती हैं. अदरवाइज वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं. एक ये वाला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में से वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस कैसे बनाएं. सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत इसमें यही है कि आप वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस कैसे बनाते हो. इसमें से कुछ तो एनसीईआरटी में ही आपको हेल्प मिल जाएगी. जैसे एनसीईआरटी में आपका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज. अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये आपका एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला प्रॉब्लम है आपकी. और एज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 8th क्लास से ही बताया हुआ है कि आप शुरू करो प्रेजेंट एज से ही, प्रेजेंट एज, और उसके बाद जो जो टाइम पीरियड में एज बताई हुई है उन टाइम पीरियड्स को ले लो. तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है आफ्ताब और एक है उसकी डॉटर. ठीक है, और हम यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं, तो हम 2 वेरिएबल्स लेंगे. तो सपोज आफ्ताब की जो एज है वो हमने x ईयर्स ले ली और उसकी डॉटर की एज हमने y ले ली. ठीक है, तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसी को अपना वेरिएबल मान लेते हैं. यहाँ पे हमें दोनों की ही प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है. तो आफ्ताब को हमने x ले लिया, डॉटर की एज y ले ली. उसके बाद ये बोल रहा है 7 years ago, तो एक हम 7 years ago की एज भी लिखेंगे. 7 years ago यानी 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, x-7 और डॉटर की y-7. उसके बाद आई वॉज 7 times एज ओल्ड. अभी हमें क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उसके बाद देखना है और कोई टाइम पीरियड दे रखा है, तो आगे दे रखा है ऑल्सो 3 years from now. 3 years from now मीन्स 3 साल बाद. तो 3 years from now उसकी जो एज कितनी हो जाएगी, x+3, 3 साल आगे, और y+3. अब यहाँ पे 3 टाइम पीरियड्स हैं, तो 3 टाइम पीरियड्स को हम लिख लेंगे. अब पढ़ेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन में रिलेशन क्या दे रखा है. तो क्वेश्चन में बोल रहा है 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर. यानी आफ्ताब की जो एज थी, जो आफ्ताब था 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी थी, x-7. तो 7 साल पहले वो 7 times था अपनी डॉटर की एज के. तो डॉटर की एज कितनी थी, y-7. तो एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ से आएगी. उसके बाद वो बोल रहा है ऑल्सो 3 years from now, 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू. तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी है, x+3, और 3 times हो जाएगी उसकी डॉटर की एज के. तो ये 2 इक्वेशन से आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आएगी. तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. तो सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा x-7, ये 7y-49. तो ये हो जाएगा x, इसको यहाँ ले आओ, सबको यहाँ ले आओ. x-7 प्लस 42 इक्वल्स टू 0. ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. इसके सॉल्यूशंस यहाँ लिखेंगे. ठीक है, टेबल बना के. फिर सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे, x+3 इक्वल्स टू 3y+9. सबको यहाँ ले आएंगे.
ये आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। इसके सॉल्यूशंस इस बॉक्स में लिख लेंगे। इक्वेशन बनानी है, सॉल्यूशंस लिखने हैं, उसके बाद इन दोनों ही इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं और ग्राफ से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का आएगा, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आएगा कुछ। और जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ग्राफ्स, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 42,12, यानी कि x हो गया 42। यहाँ लिखना है इसमें कि हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्यूशन आ गया वो सॉल्यूशन हो गया x इक्वल्स टू 42, y इक्वल्स टू 12, यानी कि उसके बाद वर्ड में भी लिखनी है आंसर। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज 42 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज 12 ईयर्स, ठीक है। तो ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ये जो कॉस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरली इसमें हमें एक एक आइटम की जो कॉस्ट होती है उसको अज्यूम करना होता है। एक कोच ने 3 बैट्स लिए और 6 बॉल्स ली 3,900 रुपीज़ की। लेटर ही बाइज अनदर बैट, फिर उसने एक बैट और 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स और ले ली, कितने की, 1,300 रुपीज़ की। इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो x है और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स की कितनी हो गई 3x प्लस 6 बॉल्स की कितनी हो गई 6y, दोनों को मिला के 3,900। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। उसके बाद उसने एक बैट लिया था तो 1x प्लस 3 बॉल्स ली थी 1,300 रुपीज़ की, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों के सॉल्यूशंस निकालने हैं, फिर ग्राफ बनाना है और फिर वहां से सॉल्यूशन जो आएगा वो x और y निकल के आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है, कॉस्ट वाला क्वेश्चन। एप्पल और ग्रेप्स है, तो एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट रख लेना जो जो रखनी होगी और इसका इक्वेशंस बना के ग्राफ बनाना है। नाउ एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 भी यही वही है जो मैंने अभी बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.2 का वो है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इक्वेशंस बनानी है और ग्राफिकली सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो इसमें मैंने एक एक पार्ट ही आपको बता रही हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का है ये फर्स्ट पार्ट, ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। टोटल कितने स्टूडेंट्स 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक है, हमें किसी भी तरीके से ना 2 इक्वेशंस चाहिए। तो हमें इस स्टेटमेंट से, ये जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इससे हमें